आज का जो टॉपिक है बीपीएससी मेंस जीएस 1 के आईआर सेक्शन का है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी भारत का जो विदेश संबंध है या इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस देश में कौन सी घटना चल रही है, उससे आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चन इस सेक्शन में पूछे जाते हैं, लेकिन एक आईआर सेक्शन का रहेगा निश्चित रूप से, और एक सोशल इकोनॉमिक या कोई भी सेक्टर से रिलेटेड आईआर को इंक्लूड करके पूछ देता है। तो अभी वर्तमान में जो बीपीएससी 67 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसमें आपका श्रीलंका का आर्थिक संकट, उसके क्या कारण रहे, और कोई देश में आर्थिक संकट आता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं वहाँ पर, या भारत बगल का देश है, चूँकि भारत और श्रीलंका आपस में बहुत प्राचीनतम घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हमारे देश के राम, श्री राम जिनको हम भगवान मानते हैं, और वहाँ के रावण के बीच का जो संबंध बहुत अति प्राचीनतम है। यानी वेद पुराणों में भी इस बात का जिक्र है कि हम लोग श्रीलंका के साथ जो है संबंध शुरुआती समय से, आदि काल से ही निभाते आ रहे हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में भी हम लोग या हमारा देश जो है श्रीलंका के साथ संबंध स्थापित किए हुए हैं। उसके पीछे कई रीजन है कि हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। चाहे पाकिस्तान कितना भी आपसे दुश्मनी करे और आप कर लीजिए, आप पाकिस्तान को जो है इंग्लैंड के स्थान पे नहीं भेज सकते, वो वहीं रहेगा और आपको भी यहीं रहना है। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि जो भी देश आसपास हैं, जितना हो सके अपना संबंध बेहतर बना करके रखना चाहिए। क्योंकि आप अगर आईआर को समझना है तो आप अपने आसपास के जो समाज को भी समझ सकते हैं। आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार, या आपके साथ सभी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते होंगे। कुछ लोग होते होंगे जो आपके ज़्यादा चाहते होते होंगे, और कुछ लोग बिना मतलब का भी आपसे लड़ाई झगड़ा होता होगा। तो वैसे ही देश के स्तर पे भी होता है। जो हमारी विदेश नीति है, जिधर ज़्यादा फायदा मिलेगा देश को, उधर अपनी नीति, कूटनीति यहाँ लागू की जाती है। चलिए, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो श्रीलंका का आर्थिक संकट है, और क्या समस्या आई है श्रीलंका में, और भारत उसमें क्या मदद कर रहा है, भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, अगर पड़ोसी के घर में आग लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा घर नहीं जलेगा। नहीं पूरा तो थोड़ा बहुत जल सकता है, नहीं कुछ तो धुआं तो घुस ही सकता है ना घर में, और वो धुआं भी घुसेगा तो आपको परेशान तो कर ही सकता है। तो यही बात है, अगर श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो ऐसा नहीं है कि भारत जो है भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भारत को भी प्रभावित करेगा विभिन्न आयामों में। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, यहाँ की भूमिका जो है, इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछे तो भूमिका में अब जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से भूमिका लिखना है। जैसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन कि श्रीलंका में आर्थिक संकट, पूछ सकता है कि क्या कारण है और उसके क्या परिणाम हुए, श्रीलंका को क्या उपाय करना चाहिए, और भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, और भारत उसको क्या मदद दे रहा है। ये 4-5 टाइप का आयाम यहाँ के क्वेश्चन से निकल सकता है। अब डिपेंड करता है कि अब एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हम लोग पढ़ के सारा कॉन्सेप्ट जाएंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। जैसे हाल ही में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या, विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से गिरावट, और आवश्यक वस्तुओं की आयात, तीनों में एक साथ असमंजस्य के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था इन दिनों संकट में है। यानी देखिए, श्रीलंका का जो मेन इनकम था वो विदेशी सोर्स से ही था, पर्यटन से था इनकम। तो अभी बताएंगे कई कारण है कि वहाँ पे पर्यटन जाना बंद हो गया। वहाँ की सरकार ने कृषि नीति लाई, जिसमें कि रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जैविक खाद का उपयोग करना शुरू कर दिया एकाएक। क्योंकि उसको खाद भी इंपोर्ट करना होता था, कहीं से आयात करना होता था, तो उसमें भी ज़्यादा खर्च होता था। तो सरकार ने कहा इसको बंद करो या गोबर से ही काम चला ले, लेकिन उपज ही नहीं हुआ और नुकसान हो गया। वहाँ पे चुनाव हुआ तो सरकार ने बड़ी बड़ी बातें घोषणा कर दी, कर डिस्काउंट कर दिया, छूट कर दिया, कर में, टैक्स में, राजस्व की कमी हो गई।
कोरोना आ गया, कोरोना कोविड-19 के समय में आप देखें सभी अच्छे अच्छे देश की स्थिति खराब हो गई और श्रीलंका की स्थिति 2013 से ही थोड़ा थोड़ा खराब होना शुरू हो चुका था, हल्का फुल्का, ठीक है। और एकाएक वहां क्या हुआ कि पर्यटन जाना बंद हो गया कोरोना के समय में। जो उनका चाय का निर्यात था वो आप यहाँ पे बंद हो गया। तो बहुत सारे रीजन थे जिस कारण से वहां पे क्या हो गया, आर्थिक क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। क्योंकि मैक्सिमम वस्तुएं वो लोग आयात करते हैं। श्रीलंका में खाने की वस्तु, ब्रेड, रोटी, ये अनाज भी वहां से खरीदा ही जाता है, दूसरे देश से मंगाया जाता है। और जब आप देखे होंगे कभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो यह महंगाई पूरे विश्व में छाया हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे भारत में भी महंगाई है, लड़ रहा है रूस यूक्रेन, लेकिन महंगाई भारत की भी बढ़ी है। आप कागज जो खरीदते थे 100 रुपया 150 रुपया में, आज कॉपी जाके खरीदिए वो सीधे 1.5 गुना दाम बढ़ गया। जो कॉपी हम लोग, तो चूंकि यूक्रेन से ही आता था, लुगदी जो कागज बनता है यूक्रेन रूस से, वो युद्ध में उलझा हुआ है। गेहूं जो है श्रीलंका में कहां से आता था, रूस से, यूक्रेन से, इन सब देशों से आयात होके आता था। उन लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है तो महंगा मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, महंगाई बढ़ेगी और इनकम घट जाएगा तो वहां आर्थिक क्राइसिस आएगा, नहीं तो क्या आएगा। तो ये सब समस्याओं को आपको बस लिख देना अच्छे से। अब देखिए आर्थिक संकट के, श्रीलंका में आर्थिक संकट के क्या कारण है। पहला कि आप लिख सकते हैं आवश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भरता। जो छोटे छोटे जरूरत की वस्तु है वो भी श्रीलंकाई लोग खरीद के ही लाते थे, दूसरे जगह से ही आयात करते थे अन्य देशों से। और जब पैसा घट गया तो अब आयात कर नहीं पाते हैं, तो जैसे अनाज ही है, गेहूं ही है, उपजाएंगे नहीं, उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी या जो भी हो, तो खरीद के लाते थे। अब पैसा नहीं है तो लाएंगे कहाँ से। कच्चा तेल, खनिज तेल वो भी खरीदते थे, तो आप उसको पैसा दीजिएगा तभी ना आपको खनिज तेल मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि श्रीलंका को आवश्यक वस्तु आयात पर ज्यादा निर्भर था, जिस कारण से जब उसके पास क्राइसिस आया, जब विदेशी मुद्रा भंडार घट गया, खत्म हो गया, तो वो चीज मंगा नहीं पाया। ये भी कारण है पहला। उसके बाद आर्थिक कुप्रबंधन। जो कोई भी इकोनॉमी देश का चलता है तो उसको एक ढंग से प्रबंधन करना होता है कि कितना आपका आय हो रहा है, कितना आपको व्यय करना है, कितना जनता से टैक्स के रूप में लेना है, कितना डिस्काउंट करना है जनता को, कितना छूट देना है। अब चुनाव हुआ, लुभावने वादे किए गए वहां की सरकार के द्वारा और फिर टैक्स बहुत कम कर दिया गया, छूट कर दिया गया, तो राजस्व, स्वाभाविक सी बात है कि देश के पास पैसा नहीं था। तो ये आर्थिक कुप्रबंधन नीति के कारण वहां पे जो आर्थिक संकट आया। या जिससे आप लोन लिए, IMF से पहले भी श्रीलंका ने लोन उठा रखा था, तो उसका जो है चुकता उसने समय पे नहीं किया, जिस कारण से आगे का लोन वो देने से इनकार कर दिया या नहीं दिया। तो उस स्थिति में भी आप बोल सकते हैं कि आर्थिक कुप्रबंधन के कारण ऐसी स्थिति आई है। उसके बाद अतिरिक्त कर कटौती वही हो गया। चीन की ऋण जाल की कूटनीति में भी फंस गया। श्रीलंका में एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, तो चीन ने उसमें आकर के अपना पूंजी निवेश किया। चूंकि उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक नीति है जिसके तहत चीन को काउंटर करना होता है, भारत को काउंटर करना है। चीन भारत को चारों ओर से घेरने के लिए श्रीलंका को भी केंद्र बनाए हुए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोती का माला का एक रूप चारों ओर से भारत को घेरने के लिए बना रखा है और श्रीलंका में प्रभुत्व जमाने के लिए कि अगर श्रीलंका में चीन का प्रभुत्व रहेगा, जब युद्ध होगा तो चारों तरफ से हम भारत पे अटैक करेंगे, ठीक है। उसके तहत क्या हुआ कि वहां पे हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया और श्रीलंका उससे कर्ज लिया। चूंकि हम्बनटोटा बंदरगाह तो श्रीलंका का था और चीन ने उसमें पूंजी निवेश किया, लेकिन जब इसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई या देने से मतलब दे नहीं पाया उसके कर्ज को, तो उसको लीज पर दे दिया 100 वर्षों के। अब वह चीन के हाथ में बिक गया, यानी लीज पे आए 100 वर्ष अब चीन के हाथ में रहे हम्बनटोटा बंदरगाह। तो उससे जो फायदा होता या कुछ होता, तब तो 100 वर्ष के लिए वो भी गया और कर्ज ऊपर से चीन का जो है कर्ज उस पर लदा गया।
तो कहने का अर्थ है कि चीन के ऋण जाल के चक्कर में श्रीलंका फंस गया, यानी वहां की सरकार ने यह दूरदर्शिता नहीं दिखाई। उसके बाद पर्यटन क्षेत्र में गिरावट। आप देखे होंगे 2019 में जब कोरोना आया तो पूरा विश्व का जो पर्यटक क्षेत्र था, देश था, उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आई, देखने को मिला। क्योंकि लोग जाएंगे वहां घूमेंगे तब तो वहां के लोगों को इनकम होगा, तो ये समस्या आ गई। और क्या हुआ कि वहां पे जो ईस्टर बम धमाका हुआ, गिरजाघरों में बम विस्फोट हो गया, आतंकवादी घटना घटित हुई, लगभग 250 या कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिस कारण से विदेशी नागरिक जाना भी बंद कर दिए। जैसे भारत से भी जाते थे, रूस से भी लोग जाते थे, अन्य देशों से भी लोग घूमने वहां जाते थे। अब क्या हुआ कि लोग जाना बंद कर दिए जब से आतंकवादी घटना घटित हो गई। तो पर्यटन क्षेत्र जो उसका सबसे बड़ा इनकम का सोर्स था वो समाप्त हो गया। अब देखिए एफडीआई में गिरावट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी देश निवेश वहीं करता है जहां उसको फायदा होता है। जब लोगों को, अन्य देशों को लगा कि यार इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा है, इसकी स्थिति सही नहीं है, तो अन्य देश जैसे भारत हो गया या जो भी उसमें पूंजी निवेश करता था, उसने पूंजी निवेश करना बंद कर दिया। जैसे बहुत सारी कंपनी है आपके देश की, टाटा मोटर्स है, टीवीएस कंपनी है, या बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना असेंबलिंग ऑफिस या कार्यालय कह सकते हैं वो वहां भी बना रखी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो लोग मोटर गाड़ी तो खरीदेंगे नहीं, या मोटर कार या कुछ भी खरीदेंगे नहीं। उस स्थिति में क्या हुआ कि जो असेंबलिंग कंपनी थी या जो वहां जाके बनाती थी वो सब बंद कर दिया अपना अपना फर्म। तो इस स्थिति में एफडीआई में गिरावट आई। श्रीलंका के पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, जो पूंजी अन्य देश लगाते थे, वो लगाना बंद कर दिए। उसके बाद कृषि संकट। अब देखिए उसको रासायनिक खाद खरीदना होता था श्रीलंका को, लेकिन वहां की सरकार ने सोची कि रासायनिक खाद में पैसे हैं नहीं, तो ऐसा करते हैं यहाँ का जो जैविक खाद है, जैसे जैविक खाद आप प्राकृतिक रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गोबर हो गया, नीम का पत्ता हो गया, कीटनाशक, ये सब का प्रयोग करके, तो उसका प्रयोग 100% कर दिया। कहा कि अब यहाँ की कृषि में कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेगा, सब लोग जैविक कृषि कीजिए। उपज बहुत घट गया, उपज में क्या आई, कमी आई, जिस कारण से क्या हुआ कि और भी भोजन की समस्या आ गई। पहले से समस्या थी और समस्या बढ़ गया और अनाज नहीं हुआ। आप जैविक खाद का उपयोग करके ज्यादा उपजा नहीं सकते हैं, बहुत कम उपजता है। भारत में भी यह नीति कई बार शुरुआत किया गया, लेकिन किसान को नुकसान हुआ तो किसान ने वो सब करना छोड़ दिया, नहीं करते हैं किसान। उसके बाद युद्ध जनित मुद्रास्फीति। अब देखिए आपको हमने बताया कि रूस यूक्रेन जब लड़ रहा है उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है। क्योंकि रूस यूक्रेन से ही श्रीलंका गेहूं मंगाता था, तो गेहूं के रेट में इजाफा हो गया 30%, 40%, यहां तक कि भारत में भी गेहूं के रेट में इजाफा हुआ। यानी गेहूं के मूल्य में आप देखे होंगे इधर 2-3 महीने में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ब्रेड, बिस्किट, सब जो बरसों से पार्ले जी 3 रुपया में मिल रहा था, अब 5 रुपया में देखिए उसका आधा कर दिया। यानी गेहूं के मूल्य में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। और मात्र ये 3-4 महीना में देखे होंगे जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई है, उसके बाद की यह स्थिति है। यानी उसने भारत को भी प्रभावित किया, चूंकि मूल्य उतना ही रखा, चूंकि लोग की मानसिकता है कि 5 रुपया में था तो 5 ही रखा, लेकिन उसने क्या किया, 12 बिस्किट की जगह 6 बिस्किट कर दिया, 4 बिस्किट कर दिया 3 वाले में, जो भी। तो उस तरीका से अपना क्या किया, घटा दिया, लेकिन मूल्य वही रखा, चूंकि वो लोगों के रग रग में बसा हुआ है। जैसे पार्ले जी हो गया, या हिंट समझाने के लिए हमने बोला आपको। तो उसकी समस्या जो युद्ध जनित, जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। आप देखेंगे कि कागज में 2 गुना वृद्धि हुआ है रेट में, 1.5 गुना से 2 गुना वृद्धि हुआ है। चूंकि जो हमारा जो लुगदी आता था, चूंकि घास के मैदान जो है वो रूस यूक्रेन में ही है, और वहीं का लुगदी बनता था, तो यहाँ पे रॉल आता था, तो यहाँ कागज बन के अपना बाइंडिंग होके आपके मार्केट में आता था। तो वो आना बंद हो गया या महंगा आने लगा, तो स्वाभाविक सी बात है सारा रेट, तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये सब कारण थे। और मुद्रा का डिवैल्यूएशन भी हो गया। जैसे अभी आप देखेंगे भारत की भी मुद्रा का डिवैल्यूएशन हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना श्रीलंका का हो गया। भारत अभी देखिए, पहले क्या था कि
60 रुपया 65 70 रुपया था ये डॉलर का, एक डॉलर 70 रुपया के बराबर था। अभी देखिए 80 प्लस हो गया, यानी पाउंड को भी दबा दिया। पहले 80 रुपया एक पाउंड के बराबर था, अभी डॉलर जो है 80 रुपया के क्रॉस कर गया, यानी आपके मुद्रा का भी डिवैल्यूएशन हुआ, कमजोर हुआ मुद्रा डॉलर के हिसाब से। लेकिन श्रीलंका का और कमजोर हो गया, आगे बताएंगे कितना कमजोर हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स को जितना हमने लिखा है उसको कारण बस एक्सप्लेन कर देना, आपको हमने समझा दिया। देखिए आर्थिक कुप्रबंधन इसने श्रीलंका के अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार को क्या कर दिया, पूर्णतः खाली कर दिया। आवश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भरता, बुनियादी आवश्यक वस्तु जैसे चीनी भी वो लोग खरीद के ही मंगाते थे, दाल अनाज आदि के आयात बिलों की भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध ही नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार रहेगा तब तो वो खरीदेगा, है ही नहीं। उसके बाद अतिरिक्त कर कटौती, चुनाव के समय में क्या हुआ कि अतिरिक्त कर कटौती कर सरकारी राजस्व में काफी कमी कर दी गई, टैक्स कम कर दिया गया, जिस कारण से उनका जो राजस्व है घट गया। उसके बाद चीन की ऋण जाल की कूटनीति, श्रीलंका अपने अवसंरचना परियोजनाओं जैसे हब्बन टोटा बंदरगाह के लिए चीन द्वारा दिए गए ऋण के दुष्चक्र में फंस गया, और एक बार फंस गया तो अब उसको निकलना मुश्किल है, क्योंकि चीन ने वहां पूंजी लगा दिया और इनकम उससे हो नहीं रहा है, और लीज पे भी ले लिया, लेकिन उसका जो मूलधन तो वही रहेगा, लीज तो बस ब्याज में ही जा रहा होगा लीज, अब मूलधन चुकाइएगा तब तो वो छोड़ेगा। पर्यटन क्षेत्र में गिरावट, कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा 2019 में ईस्टर बम विस्फोट हुआ, जिसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, जिस कारण से पर्यटन जाना वहां पे बंद हो गया। 2018 में पर्यटन से वो लोग को 4.4 बिलियन डॉलर का इनकम था, जो 2021 में घट करके मात्र 506.9 मिलियन हो गया। बिलियन से घट के किस में आ गया, मिलियन में। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो बहुत देख रहे हैं आप, बहुत घट गया। पर्यटन क्षेत्र श्रीलंका का तीसरा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला क्षेत्र था, जो कि मेन सेक्टर में था, वही नष्ट हो गया, ठीक। तो ये सब कारण में लिखेंगे। उसके बाद कृषि संकट, 2020 में रासायनिक उर्वरकों पर वहां की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, और कृषि को 100% जैविक के लिए आकस्मिक परिवर्तन से क्या हुआ कि उत्पादन पे प्रभाव पड़ा। क्या कहा वहां की सरकार ने कि 100% जैविक कृषि कीजिए, अब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं कीजिए, जिससे क्या हुआ, कृषि पे प्रभाव पड़ा, उत्पादन बहुत कम हुआ। उसके बाद युद्ध जनित मुद्रा स्फीति, महंगाई बढ़ गई युद्ध के कारण। कौन युद्ध कर रहा है, रूस यूक्रेन। प्रभाव किसको पड़ रहा है, श्रीलंका को ही नहीं बल्कि भारत पे भी प्रभाव पड़ रहा है। हम लोग चूंकि सशक्त लोकतंत्र में हैं, इसलिए आवाज भी नहीं उठाते हैं अपना परेशानी, चूंकि हम लोग मेहनत मजदूरी करके, चूंकि हम देखिए अगर भारत भी अगर आयात पे डिपेंडेंट रहता ना, भोजन अनाज के आयात पे, तो भारत बहुत ज्यादा अभी आर्थिक संकट में जूझ रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका देश कृषि प्रधान है, चूंकि आपका कम से कम भोजन उपलब्ध हो जा रहा है, और भोजन जब उपलब्ध हो जाता है तो ज्यादा टेंशन लोगों को नहीं है। तो ये चीज में भारत जो है बच जाता है आर्थिक संकट से। अगर भारत को भी अन्य देशों की तरह खरीदना पड़ता अनाज, तब तो सोच लो क्या श्रीलंका का तो बहुत कम हालत खराब है, भारत का कहीं ज्यादा खराब हो जाता। और अभी क्या अच्छा कर रही है, 122 देशों में भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 107वां है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपसे बेहतर स्थिति में, ठीक है, भुखमरी सूचकांक में आपसे बेहतर स्थिति में। यहाँ नेपाल देख रहे हो, श्रीलंका देख रहे हो, ये भी आपसे आगे है, वहां भी कम भुखमरी है, जितना भारत में है उससे ज्यादा है, ठीक है। बताओ, आप देखेंगे 122 देश में 107वें नंबर पे आपका देश है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी लोगों को भोजन खाने के लिए नहीं मिल रहा है ढंग से, ठीक है। चलिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट, स्वाभाविक सी बात है, जब ये सब देखेगा बिजनेसमैन तो पूंजी निवेश करेगा नहीं करेगा। 2018 के 1.6 बिलियन से घट करके 2020 में कितना हो गया, 548 मिलियन हो गया डॉलर, बस पूंजी निवेश बहुत घट गया। कमजोर मुद्रा, 2022 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50% से अधिक गिरावट देखने को मिली।
भारतीय मुद्रा के मुकाबले 31.6% की गिरावट दर्ज की गई, यानी भारत के मुद्रा से भी उसका वैल्यू गिर गया 31.6%, और डॉलर से तो 50% घट गया। अब आ जाइए श्रीलंका के आर्थिक संकट का भारत पर प्रभाव। तो दो तरह के प्रभाव पड़ेंगे। एक देखो, एक क्या होता है कि आपको सकारात्मक प्रभाव होगा, एक क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव होगा। आपदा भी आती है ना, तो कुछ कई लोगों के लिए अवसर लेके आती है। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में सारा कुछ बंद हो गया, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले, ऑनलाइन वाले आगे नहीं, तो उनके लिए वो क्या हो गया, अवसर हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि वह देश उसको कैसे लेता है, आपदा को अवसर के रूप में लेता है या उसको आपदा के रूप में ही लेता है। अब देखिए नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे। आर्थिक रूप से आर्थिक पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमने जो पूंजी निवेश किया, हमारी कंपनियों ने जो पूंजी निवेश किया, उसको तो वहाँ नुकसान होगा ना, उससे तो अब कमाई नहीं होगी फिलहाल वहाँ पे, तो वो पूंजी तो हमारा अभी फिलहाल के लिए तो नुकसान देगा। उसके बाद शरणार्थी संकट। श्रीलंका में बहुत सारे तमिल जनजाति, मतलब तमिल जाति या तमिल लोग भी रहते हैं वहाँ पे, बहुत जो वर्षों से बसे हुए। श्रीलंका का मेन निवासी को सिंहल कहा जाता है, सिंहल। और भारतीय लोग भी, चूंकि मछुआरे सब जो थे मछली मारने जाते थे, उधर भी बहुत जाके बस गए श्रीलंका में भी, तो वहाँ पे भारतीय लोगों की भी संख्या है, तमिल लोगों की। तो अब शरणार्थी वहाँ संकट हुआ तो धीरे धीरे खिसक लेगा इंडिया की तरफ। चलो भाई इंडिया चलते हैं, अपना ही देश है, नहीं यहाँ आके बसे हुए हैं ना, लेकिन वहाँ जाएंगे अपना गुप्त रूप से, रातों रात क्या करेगा, बगल में समुद्री मार्ग है, किधरों जहाज लगा के उतर जाएगा। तो ये सब देखने को मिल रहा है, शरणार्थी संकट आ रहा है कि बहुत सारे शरणार्थी वहां से पलायन करके भारत की ओर आ रहे हैं। उसके बाद निवेश से जुड़े संकट वही हो गया। चीन का प्रभाव, चीन का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। अगर चीन उसको ज्यादा मदद कर देगा इस बुरे वक्त में, तो वह चीन के तरफ ही रहेगा हर हमेशा लुढ़का हुआ श्रीलंका, ठीक है। तो भारत को डर इस बात का है कहीं श्रीलंका को चीन ज्यादा मदद ना कर दे, तब तो उसी का बात मानेगा ना, भारत का बात मानेगा नहीं। जो ज्यादा उसको मदद करेगा उसका बात मानेगा, कि जो कम करेगा उसको। उसके बाद विद्रोही समूह का भी उदय हो सकता है, वही जो तमिल और सिंहल आपस में लड़ेंगे, तुम्हारे कारण ये स्थिति आ गया, तमिल को मारपीट के भगाएंगे, सिंहल और तमिल के बीच में उपद्रव की स्थिति आ सकती है। तो ये प्रभाव भारत के दृष्टिकोण से नकारात्मक है। इसको आप देखिए क्या लिखा हो, इसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है। आर्थिक में देखिए निर्यात में 2015 में 2.16% से घटकर 2022 में केवल 1.3% रहा। भारत जितना निर्यात करता था उसका 2.16% श्रीलंका को जाता था, लेकिन अब क्या हो गया 2022 में 2.16 से घट के 1.3 हो गया। यानी हमारा जो निर्यात होता था, जो हम वस्तु बेचते थे, वो श्रीलंका अब कम खरीदेगा ना, पैसा नहीं है तो कम खरीदेगा, तो जिस कारण से अब मात्र वो 1.3% ही सामान खरीद रहे, तो हमारा बिक्री घटा। उसके बाद टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स जैसी ऑटोमोटिव फर्मों ने श्रीलंका के वाहन की निर्यात बंद कर दिया है तथा श्रीलंकाई असेंबलिंग इकाइयों में उत्पादन रोक दिया है। स्वाभाविक सी बात है, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, वो टाटा मोटर्स और अपाची और टीवीएस खरीदेंगे, वो लोग नहीं खरीदेंगे, तो वह असेंबल करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो वहाँ ताला लग गया, तो इनके जो फार्म होंगे असेंबलिंग, तो वहां से अब इसको नुकसान होगा उस कंपनी को, तो आर्थिक रूप से ये नुकसान देगा। शरणार्थी संकट देखिए, व्यापक शरणार्थी नीति की कमी के कारण भारत में शरणार्थियों के प्रवेश के कारण सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती है। सिंहली भूमि से भारत में तमिल जातीय समुदायों का अंतर्वाह हो सकता है। यानी सिंहली भूमि यानी श्रीलंका की भूमि में जो दो जाति रहते तमिल और सिंहली, तो तमिल वाला समुदाय होगा वो इधर खिसकेगा, इधर आएगा, तो उससे भारत में समस्या हो सकती है। जैसे बांग्लादेश से आया ना, रोहिंग्या मुसलमान सब आ गया था जब बंटवारा हुआ, ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश 1971 में जब युद्ध हुआ, तो वो आज भी संकट बना हुआ है ना भारत के लिए। एनआरसी जो मुद्दा आया था कुछ दिन पहले, कोरोना से पहले। उसके बाद है व्यापार पर प्रभाव क्या पड़ेगा,
कोलंबो बंदरगाह के संचालन में कोई भी व्यवधान भारत को लागत में वृद्धि और भीड़ भाड़ जैसे मुद्दों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। तो अगर वहां पे कोलंबो बंदरगाह, क्योंकि कोलंबो के माध्यम से भारत कई देशों में अपना सामान भी सप्लाई करता है, अगर वो बंदरगाह में अगर भारत के जहाज को नहीं ठहरने दिया जाए या कुछ भी समस्या हो जाए तो उस स्थिति में भारत को नुकसान यहाँ पे व्यापार में होगा। ठीक है। अब है चीन का प्रभाव। चीन से आपातकालीन सहायता की मांग श्रीलंका के द्वारा किया गया है। भारत से भी मांग रहा है, चीन से भी मांग रहा है मदद। यदि चीन मदद करता है तो वह श्रीलंका में अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है, और चीन ऐसा देश है तो फ्री में किसी को मदद करता नहीं, उसकी दूरगामी नीति होती है। या तो कुछ लोभ होगा या तो कुछ कारण से ही वो अपना बिजनेस पॉलिसी के कारण से ही अपना जो है व्यापार का एक छत्र राज स्थापित करता है। ठीक है। अभी कर्ज हो सकता है देगा, बाद में जो है विभिन्न तरह से शोषण करेगा। उसके बाद है विद्रोही समूह का उदय। बता ही दिया आपको, तमिल विद्रोही और सिंहली समुदाय जैसे असंतुष्ट समूह संकट के इस दौर में सशस्त्र उठा सकते हैं, शस्त्र उठा सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, और जिससे गृह युद्ध की स्थिति फिर से उत्पन्न हो सकती है। ऐसे भी कुछ दिन पहले ही 2013 में ये लोग गृह युद्ध से निकला ही था। 2000 यानी 26 वर्ष तक यहाँ पे गृह युद्ध चला था। यहाँ के लोग आपस में लड़ रहे थे, वही सब समुदाय। ठीक है। और फिर वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब आर्थिक रूप से जब तंगी आता है लोग, तो ये शस्त्र उठाने का काम इजली है। चोरी डकैती लूट ये सब बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। उसके बाद निवेश से जुड़े संकट। यह संकट कई भारतीय कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, यहाँ गलती लिखा गया, ऑयल की जगह लॉ पहले आ गया, ऑयल कर दीजिएगा, टीवीएस, टाटा मोटर्स आदि के निवेश को प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए अवसर अब देखिए, अब पॉजिटिव क्या है। श्रीलंका पहले चाय का निर्यात करता था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अभी बेचारा वो चाय की भी उपज कम हुई है, वो निर्यात नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भारत अपना चाय पूरे विश्व में बेच सकता है। वस्त्र बाजार में भी श्रीलंका आगे था। अब क्या होगा कि भारत उसकी खाना पूर्ति कर सकता है। जैसे यूके हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, लैटिन अमेरिकी देश में जो ड्रेस है परिधान ऑर्डर भारत को मिलने लगे हैं। यानी जब से श्रीलंका में ये सब सिचुएशन आया है तो भारत में कपड़े का डिमांड जो है बढ़ गया है, मतलब विदेशी डिमांड, यानी भारत का निर्यात बढ़ेगा। चीन का प्रतिरोध करने में सहायक है ये। अगर अभी श्रीलंका को भारत अपने तरफ खींच लेता है तो कल के डेट में चीन के साथ अगर कुछ होता है तो श्रीलंका चीन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे चीन का काउंटर करने के लिए श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध अगर बन जाता है तो भारत के हक में फायदा है। उसके बाद रक्षा। भारत एक प्रशिक्षण दल के साथ श्रीलंका को एक फ्री फ्लोटिंग डॉक सुविधा एवं एक डोर्नियर टोही विमान की पेशकश की है। इससे हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। अब हिंद महासागर जो श्रीलंका और भारत के बीच में जो क्षेत्र है, तो वहाँ पे भारत ने उसको पेशकश किया है कि हमारी सेना और आपकी सेना मिल करके इस क्षेत्र की रक्षा करेगी। ऐसे में क्या होगा कि जो चीन जो है हिंद महासागर में, प्रशांत हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो उससे निजात मिलेगा। उसके बाद अवसंरचना के जो वहाँ का स्ट्रक्चर है निर्माण में भारत भूमिका वहाँ निर्वाहन कर सकता है। यानी भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को वहाँ काम मिल सकता है। भारतीय उद्योग एवं आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं जो पर्यटन को लेकर के सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तक वस्तुओं और सेवाओं में भारत और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ सकते हैं। अतीत के मुद्दों का भी समाधान हो सकता है कि पहले भारत और श्रीलंका के बीच में जो समस्याएं थी, जो लड़ाई होता था, वो खास करके मत्स्य विवाद था, पाकरवाड़ी मत्स्य विवाद। यानी एक क्षेत्र है श्रीलंका और भारत के बीच में जहां पे शुरुआत में तमिल मछुआरे जाकर के मछली पकड़ते थे। अब क्या हो गया कि वह भारत ने श्रीलंका को दे दिया उस जगह। अब वहां पे श्रीलंकाई मछुआरे जो है मछली वहां पे उत्पादन करते या निकालते हैं वहां से,
तो कई बार क्या होता है, समुद्र है पता नहीं चलता है, तो भारतीय मछुआरे भी श्रीलंका की तरफ चले जाते हैं मछली मारते मारते, और वहां के मछुआरे भी इधर आ जाते हैं इस क्षेत्र में, तो उनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है। खास करके तमिल मछुआरे उधर ज्यादा चले जाते हैं, चूंकि उधर खनिज संसाधन संपदा ज्यादा है, उधर मछली ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो वो मछली के लोभ में समुद्र में आगे बढ़ जाते हैं और श्रीलंका उसको गिरफ्त में कर लेता है। तो दोनों के बीच में, चूंकि आरंभ में वो क्षेत्र भारत का ही था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने उसको दे दिया श्रीलंका को, इस कारण से भी मत्स्य विवाद होते रहता है उस क्षेत्र को लेकर श्रीलंका और भारत के बीच में। अब संबंध सुधारने हेतु क्या किया जाना चाहिए आगे की राह, नए क्षेत्रों की खोज, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में भारत चीन की तुलना में कहीं अधिक मजबूती भागीदार है। चूंकि आप जानते हैं कि हमारा संबंध जो है अति प्राचीनतम है। हमारे जो श्री राम हैं वो आदि काल में ही श्रीलंका गए थे, और रावण भी जो आदि काल में ही यहाँ आया था घूमने के लिए, नहीं, और गलत काम कर दिया, सीता जी को लेकर के चला गया। अभी भी कई नासा भी बोलता है, जो अभी भी जो दोनों के बीच में जो पाक संधि है, पाक जलडमरू मध्य या जो भी है, तो अभी भी बाहर से मैप में देखने में लगता है कि वो पुल बना हुआ है। ठीक है, तो अब जो भी हो सच्चाई, क्योंकि इसका कोई पुष्टि है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा देखने को मिलता है। राम सेतु पुल जो है, भारत द्वारा अपने सॉफ्ट पावर का लाभ उठाना, यानी भारत अपने आईटी सेक्टर का लाभ यहाँ पे उठा सकता है। यानी सॉफ्ट पावर वही है, भारत सॉफ्टवेयर बहुत आगे है, और श्रीलंका में अपना सॉफ्टवेयर फैक्ट्री कंपनी लगा करके, ठीक है, लाभ उठा सकता है, इनकम कर सकता है, अनुभव साझा कर सकता है। जैसे अभी तक जो है श्रीलंका में संविधान बना नहीं है, तो उसके संविधान को बनाने में मदद कर सकता है, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत कर सकता है। जैसे बौद्ध पर्यटक क्षेत्र भारत में है, और कुछ जैसे माता सीता से जुड़ा हुआ स्थल श्रीलंका में भी है, और गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल भारत में है। क्योंकि वो लोग बौद्धिज्म को मानते हैं, तो आपस में कॉरिडोर विकसित करके पर्यटन गलियारा बनाया जा सकता है। उसके बाद समुद्री सुरक्षा में सहयोग, ठीक है, जो समुद्र की ओर से जो बाहर से जो अटैकर्स या कुछ आतंकवादी घटना या कुछ भी होगा, तो वो एक दूसरे को मदद कर सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार भारत विभिन्न स्तरों पर काम करके श्रीलंका को अपने पक्ष में कर सकता है, जिससे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, यानी जो मोती का माला बना रहा है भारत के चारों ओर घेरने के लिए, उसको काउंटर किया जा सकता है, यानी उसका प्रतिरोध किया जा सकता है, तथा एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के रूप में श्रीलंका को बनाया जा सकता है, जिससे दोनों देश का विकास संभव हो सके। अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे, आप पड़ोसी बदल नहीं सकते, नहीं, उनके शब्दों में, हाँ, तो पड़ोसी के साथ संबंध प्रयास किया जाए कि बेहतर ही रहे, तो किसी भी देश के लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर राइटिंग कारण और परिणाम के स्तर पे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।